सालों से भारत की जनजातियां माने ट्राइब्स अपनी ही दुनिया में रहती थीं, जंगलों और पहाड़ों में। बट देन सडनली सिर्फ 20 से 30 सालों में एक भारी दुनिया से टक्कर हुई और उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, उनकी जमीन, ये सब हुआ कैसे? ये एक बहुत जरूरी टॉपिक है और इसे समझने के लिए हमें उस कोलिजन को समझना होगा। एक ऐसी टक्कर जो दो अलग अलग दुनियाओं के बीच हुई। एग्जैक्टली तो ये एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और हाँ, वो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ कोई भी एडवेंचर मिस ना करें। आज हम इंडिया में ट्राइबल कम्युनिटीज की प्रॉब्लम्स और उन्हें सॉल्व करने के तरीकों पर एक गहरी नजर डालेंगे। बेसिकली पूरा पैनोरामा। हम 3 मेन आइडिया से शुरू करेंगे: आइसोलेशन, एसिमिलेशन और इंटीग्रेशन। फिर हम इंडेप्टेडनेस, लैंड एलियनेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन जैसे बड़े बड़े मुद्दों को एक्सप्लोर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। सो टॉपिक 1, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एंड द अराइवल ऑफ द प्रॉब्लम। The broad micro theme is the creation of the tribal problem through modern contact. ओके, सो ये टॉपिक क्या समझाता है इन शॉर्ट? ये टॉपिक समझाता है कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड के आने से ट्राइबल कम्युनिटीज जो हजारों साल से आइसोलेटेड थी, अचानक एक्सप्लॉइटेशन और कल्चरल डिस्ट्रप्शन का शिकार बन गई। इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं ताकि आसानी से समझ आए? हाँ बिल्कुल। सोचिए एक घना जंगल, उसके अंदर एक शांत गांव, लोग सेल्फ सफिशिएंट हैं, खुश हैं। फिर एक नई सड़क बनती है और उस सड़क से चालाक ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स आते हैं। धीरे धीरे वो गांव वालों को कर्ज के जाल में फंसाकर उनकी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं। सिंपल इज दैट। वाओ, तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन क्या है? देखिए, फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ट्राइब्स और मैदानी आबादी के बीच एक पीसफुल बट सेपरेट कोएग्जिस्टेंस था, कांटेक्ट बहुत कम था। और बैकग्राउंड, इसका पिछला कॉन्टेक्स्ट क्या है? 19th और 20th सेंचुरी में मॉडर्न कम्युनिकेशन जैसे रेलवेज, रोड्स और पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण ये बैलेंस बिगड़ गया। सब कुछ चेंज हो गया। तो इसका कोर लॉजिक क्या था? हाउ डिड इट ऑल अनफोल्ड? देखिए, प्लेन्स में लैंड हंग्री पेजेंट्स पैदा हुए जो ट्राइबल इलाकों में जाने लगे। उनके पीछे ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स आ गए। ये नए लोग चालाक और प्रोफेशनल थे, जबकि ट्राइब्स बहुत भोले भाले थे। उन्होंने ट्राइब्स की इस वल्नरेबिलिटी का पूरा फायदा उठाया। और इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हुआ? सिर्फ 20-30 सालों में कई ट्राइब्स ने अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और जमीन खो दी। उनका पूरा सोशल स्ट्रक्चर बिखर गया। इसी को एडमिनिस्ट्रेटर्स ने द ट्राइबल प्रॉब्लम कहना शुरू किया। मतलब एक ग्रुप के लिए जो विकास था वो दूसरे ग्रुप के लिए संकट बन गया। एग्जैक्टली, कंक्लूजन यही है। अच्छा, एक क्वेश्चन, तो ये ट्राइबल प्रॉब्लम शब्द किसने बनाया? क्या ये ट्राइब्स ने खुद बनाया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये नॉन ट्राइबल्स ने बनाया था। एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स और सोशल वर्कर्स ने, जिन्हें लगा कि इस सिचुएशन को ठीक करने की जरूरत है। राइट। और इस प्रॉब्लम का मेन ड्राइवर क्या था, मेन रीजन? 2 मेन कारण थे: मॉडर्न कम्युनिकेशन का एक्सपेंशन और इंडिया की तेजी से बढ़ती पॉपुलेशन, जिससे जमीन की भूख बढ़ी। तो क्या बाहरी लोगों से कांटेक्ट हमेशा से ही प्रॉब्लमैटिक था? नहीं, हजारों साल तक फ्रिक्शनलेस कोएग्जिस्टेंस था। प्रॉब्लम तब इंटेंस हुई जब ये कांटेक्ट अचानक और बहुत तेजी से बढ़ा। अच्छा, और इन मनी लेंडर्स का मेन मोटिव क्या था? प्योर एक्सप्लॉइटेशन, बस उनकी जमीन और उनके रिसोर्सेज पर कब्जा करना। तो इस दौर की सबसे जरूरी बात क्या याद रखनी है? बस ये कि ट्राइब्स का फिजिकल आइसोलेशन अचानक खत्म हो गया और वो इसके बाद आए इकोनॉमिक और सोशल हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। ओके, गॉट इट। सो नाउ प्रैक्टिस क्यू। Pause and practice saying this. The sudden end of tribal isolation led to a crisis of exploitation and cultural disruption. छोटा सा रिकैप। इन शॉर्ट, बाहरी लोगों द्वारा ट्राइबल आइसोलेशन को खत्म करने से एक्सप्लॉइटेशन की एक बड़ी समस्या पैदा हुई, जिसे द ट्राइबल प्रॉब्लम कहा गया। ठीक है, अब आते हैं टॉपिक 2 पर। अप्रोच 1, आइसोलेशनिज्म। द ब्रॉड माइक्रो थीम हियर इज द पॉलिसी ऑफ लीविंग ट्राइब्स अलोन। तो इसकी शॉर्ट डेफिनेशन क्या होगी? ये अप्रोच कहती थी कि जनजातियों को मॉडर्न वर्ल्ड से अलग रखकर उनकी रक्षा की जाए। बेसिकली उन्हें अकेला छोड़ दो। ओके, इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल? हाँ, कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क बनाया जाए जिसके अंदर सिर्फ ट्राइब्स रह सकते हैं। कोई भी नॉन एबोरिजिनल व्यक्ति, कोई मिशनरी, कोई एडवेंचरर अंदर नहीं जा सकता। इंटरेस्टिंग। तो चलिए इसकी डिटेल्स में जाते हैं। इंट्रोडक्शन। इस प्रॉब्लम के जवाब में ये पहली फिलॉसफी थी और इसका सबसे फेमस प्रपोजल था नेशनल पार्क थ्योरी। और इसका बैकग्राउंड, इसके पीछे कौन थे? इसके मेन प्रोपोनेंट थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट वरियर एल्विन। उनका मानना था कि मॉडर्न वर्ल्ड के साथ अनरेगुलेटेड कॉन्टैक्ट ही ट्राइब्स की इस दयनीय स्थिति का मूल कारण था। तो इसका कोर लॉजिक क्या था? ये काम कैसे करता? लॉजिक ये था कि एक बड़े एरिया को, जैसे बैगा जनजाति के लिए, नेशनल पार्क घोषित कर दिया जाए। यहाँ जनजातियां अपने ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में फल फूल सकती थी। एक एक्सपर्ट कमिश्नर इंचार्ज होता जो जनजाति के अपने लीडर्स के थ्रू शासन करता। गोल था अटमोस्ट पॉसिबल हैप्पीनेस एंड फ्रीडम देना। बट इसका रियल वर्ल्ड इंपैक्ट क्या हुआ? आवाज तो अच्छी लग रही है। इसकी बहुत ज्यादा आलोचना हुई। क्रिटिक्स ने कहा कि आप इंसानों के साथ जू एग्जिबिट्स जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ट्राइब्स इंडिया के सिटीजंस हैं और उन्हें देश की प्रगति में योगदान करने और हेल्थ, एजुकेशन जैसे मॉडर्न डेवलपमेंट का लाभ लेने का अधिकार है। हाँ, ये तो है। सो द इंटेंशन वाज गुड बट द अप्रोच वाज सीन एज इम्प्रैक्टिकल एंड अनफेयर। बिल्कुल, भले ही प्रोटेक्टिव था लेकिन फंडामेंटली गलत माना गया। तो वेरियर एल्विन का इरादा तो अच्छा था, है ना? बिल्कुल, इरादा पूरी तरह से प्रोटेक्टिव था। उन्होंने हो रहे नुकसान को देखा और उसे रोकने के लिए एक रेडिकल सोल्यूशन का प्रस्ताव रखा। ये जू एग्जिबिट वाली आलोचना बहुत पावरफुल है। इसका कोर लॉजिक क्या है? ये सिटीजनशिप और राइट्स के बारे में है। क्या आप किसी ग्रुप को मॉडर्न हेल्थ और एजुकेशन से सिर्फ इसलिए वंचित कर सकते हैं ताकि आप उनकी प्रिमिटिव कल्चर को प्रिजर्व कर सकें? इट डजंट मेक सेंस। सही बात। तो क्या ये नेशनल पार्क पॉलिसी कभी लागू हुई? अपने पूरे फॉर्म में तो नहीं, हाँ, लेकिन प्रोटेक्टेड एरियाज बनाने का आइडिया ट्राइबल पॉलिसी का हिस्सा जरूर रहा है, खासकर नॉर्थ ईस्ट में। और इस पार्क के अंदर शासन कौन करता? एक एक्सपर्ट स्टैंडिंग कमिश्नर जो जनजाति के अपने ट्रेडिशनल नेताओं या मुखियाओं के माध्यम से शासन करता। ठीक है, तो आइसोलेशनिज्म का की टेकअवे क्या है? इसका उद्देश्य कल्चर को प्रिजर्व करना था, लेकिन इसे म्यूजियम पीसेस की तरह ट्रीट करने और फंडामेंटल राइट से वंचित करने के लिए क्रिटिसाइज किया गया। ओके, टाइम फॉर द प्रैक्टिस क्यू। प्रैक्टिसिंग
isolationism aimed to protect tribal culture by creating national parks, but it was criticized for treating humans like zoo exhibits. एंड द मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, आइसोलेशनिज्म जनजातियों को मॉडर्न वर्ल्ड से अलग रखने का एक प्रोटेक्टिव लेकिन विवादास्पद विचार था। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक 3, अप्रोच 2, assimilation, द ब्रॉड माइक्रो थीम इज, the policy of absorbing tribes into the mainstream. शॉर्ट डेफिनेशन इसकी क्या होगी? इस अप्रोच का आइडिया था कि जनजातियों को मुख्य धारा की संस्कृति में पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लिया जाए ताकि उनकी यूनिक आइडेंटिटी ही खत्म हो जाए। ओके, आई कैन ऑलरेडी सी प्रॉब्लम्स विद दिस। कोई रियल लाइफ एग्जांपल? जरूर। एक ऐसे स्कूल की कल्पना करें जहां हर किसी को एक ही यूनिफॉर्म पहननी है, एक ही भाषा बोलनी है और एक ही तरह से बिहेव करना है। कोई अपनी ट्रेडिशनल पोशाक या भाषा का यूज नहीं कर सकता। यही है कल्चरल एसिमिलेशन। हॉरिबल। ओके, लेट्स डिस्कस इट। इंट्रोडक्शन। ये आइसोलेशनिज्म का ठीक उल्टा विचार था। उन्हें हमारे जैसा बना दो। और इसका बैकग्राउंड, इसको कौन आगे बढ़ा रहा था? इस अप्रोच को मुख्य रूप से सोशल वर्कर्स आगे बढ़ा रहे थे। उनका मानना था कि जनजातियों को सिविलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें मुख्य धारा की संस्कृति में घोल देना है। इसके पीछे कोर लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि जनजातियों को अपनी कल्चरल आइडेंटिटी पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए। लेकिन ये इंडियन हिस्ट्री के अनुरूप नहीं था, जो हमेशा कल्चरल एक्सचेंज के बारे में रहा है, टोटल अब्जॉर्प्शन के नहीं। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, इसकी आलोचना हुई होगी। बहुत भारी आलोचना हुई। तर्क ये था कि इंडिया में हजारों साल के कॉन्टैक्ट के बाद भी संथाल, गोंड, ओरिया, कश्मीरी जैसी कई अलग अलग संस्कृतियां एक साथ मौजूद हैं। फोर्स्ड एसिमिलेशन को व्यर्थ और कल्चरल ऑथोरिटेरियनिज्म से भरा हुआ माना गया। तो कंक्लूजन ये था कि इसे रिजेक्ट कर दिया गया। हाँ, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने इस विचार की निंदा की और एक पॉलिसी के रूप में इसे खारिज कर दिया गया। ओके, सो सोशल वर्कर्स का मोटिवेशन क्या था? क्या वो सच में मानते थे कि ये जनजातियों के भले के लिए है? हाँ, उनका मोटिवेशन जनजातियों को आगे बढ़ाना था। उनके नजरिए से मुख्य धारा की संस्कृति प्रगति का प्रतीक थी। फोर्स्ड एसिमिलेशन को अथॉरिटेरियन क्यों माना जाता है? क्योंकि ये एक कम्युनिटी को अपनी जीवन शैली चुनने के अधिकार से वंचित करता है। इसका मतलब है कि एक कल्चर बेटर है और दूसरी इंफीरियर है, जिसे मिटा देना चाहिए। दिस इज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, समझे? हाँ बिल्कुल। तो असिमिलेशनिज्म और आइसोलेशनिज्म में मेन डिफरेंस क्या है? आइसोलेशनिज्म कहता है उन्हें अलग रखो, असिमिलेशन कहता है उन्हें हमारे जैसा बना दो। दोनों ही एक्सट्रीम अप्रोचेस हैं। इस अप्रोच की सबसे बड़ी कमी क्या थी? कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट की पूरी कमी। यह मानता है कि प्रगति का मतलब मेजॉरिटी की कार्बन कॉपी बनना है। क्या किसी बड़े इंडियन नेता ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी? हाँ, जैसे मैंने कहा, जवाहरलाल नेहरू ने जनजातीय आबादी पर हिंदू जीवन शैली थोपने की किसी भी कोशिश की मुखर निंदा की थी। Got it. Time to practice. Practice. Assimilation proposed absorbing tribes into the mainstream, but was rejected for being culturally authoritarian. और इसका मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, असिमिलेशन का उद्देश्य जनजातीय पहचान को मुख्य धारा में घोलना था, लेकिन इसे अपमानजनक होने के कारण खारिज कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स देख लिए। अब टॉपिक 4, अप्रोच 3, इंटीग्रेशन। ब्रॉड माइक्रो थीम, द पॉलिसी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसकी शॉर्ट डेफिनेशन क्या होगी, आसान शब्दों में? इंटीग्रेशन का मतलब है बराबर के रूप में एक साथ जुड़ना, जहां हर ग्रुप अपनी पहचान बनाए रखता है लेकिन एक बड़े राष्ट्र का हिस्सा है। हाँ, इसके लिए सबसे अच्छी एनालॉजी है सैलेड बोल की। बिल्कुल, एक सैलेड बोल में टमाटर, खीरा, लेटर सब होते हैं। हर सब्जी अपना यूनिक स्वाद और टेक्सचर बनाए रखता है, लेकिन साथ में वे एक बढ़िया सैलेड बनाते हैं। राइट, लेट्स डिस्कस दिस। इसकी इंट्रोडक्शन। ये उन दो एक्सट्रीम विचारों यानी आइसोलेशन और असिमिलेशन के विफलताओं के जवाब में आया। दिस इज द मिडिल पाथ। और इसका बैकग्राउंड, इसके चैंपियन कौन थे? इस अप्रोच के चैंपियन जवाहरलाल नेहरू थे। उन्हें जनजातीय लोगों के प्रति गहरी सहानुभूति थी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो कल्चरल ऑटोनॉमी में विश्वास करते थे, उन्होंने भी इसे प्रमोट किया। और कोर लॉजिक, ये किस चीज पर बेस्ड है? इसका कोर लॉजिक समानता और आपसी सम्मान पर आधारित है। अगर कोई व्यक्ति तमिल, उड़िया या गुजराती होते हुए इंडियन हो सकता है, तो एक संथाल या गोंड अपनी पहचान बनाए रखते हुए इंडियन क्यों नहीं हो सकता? सही बात है। इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट क्या हुआ? ये इंडिया की ऑफिशियल ट्राइबल पॉलिसी की आधारशिला बन गई। सच्चा इंटीग्रेशन तभी हासिल किया जा सकता है जब हर माइनॉरिटी ग्रुप सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। सो द कंक्लूजन इज दैट इट्स अ टू वे प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, नॉन ट्राइबल्स को भी जनजातीय संस्कृतियों को समझने और उनका सम्मान करने की आवश्यकता है। ये एक मजबूत प्लूरल सोसाइटी बनाने के बारे में है। अच्छा, तो असिमिलेशन और इंटीग्रेशन के बीच मुख्य अंतर क्या है? बिल्कुल साफ साफ। मुख्य अंतर है रिस्पेक्ट फॉर आइडेंटिटी। असिमिलेशन पहचान को मिटाता है, जैसे एक स्मूदी। इंटीग्रेशन उसे संरक्षित करता है, जैसे सैलेड बोल। एक यूनिफॉर्मिटी चाहता है, दूसरा यूनिटी। इंटीग्रेशन मॉडल में किसे बदलने की जरूरत है? सिर्फ ट्राइब्स को? दोनों को। इट्स अ टू वे प्रोसेस। ट्राइब्स नई टेक्निक्स अपना सकते हैं और नॉन ट्राइबल्स को अपनी मानसिकता बदलनी होगी और जनजातीय जीवन शैली का सम्मान करना सीखना होगा। कल्चरल ऑटोनॉमी का क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? इसका मतलब है किसी कम्युनिटी का अपनी कल्चर, भाषा और मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार, बिना बाहरी हस्तक्षेप के। सुरक्षा की भावना इंटीग्रेशन के लिए इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि डर के साए में इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। अगर माइनॉरिटी ग्रुप को लगेगा कि उनकी कल्चर खतरे में है, तो वे नेचुरली अविश्वासी हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन के बारे में सबसे जरूरी बात क्या है? याद रखना, इंटीग्रेशन आपसी सम्मान पर आधारित एक टू वे स्ट्रीट है, जहां डाइवर्सिटी को एक ताकत माना जाता है। Perfect. Let's practice. Practice saying, integration is a two-way process of mutual respect, creating a pluralistic society where diversity is a strength. और मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, इंटीग्रेशन एक संतुलित और सम्मानजनक अप्रोच है जो इंडिया की जनजातीय नीति का आधार बनी। चलिए बातें हैं जमीनी हकीकत पर। टॉपिक 5, indebtedness. ब्रॉड माइक्रो थीम, द विशियस साइकिल ऑफ डेट एंड एक्सप्लॉयटेशन। शॉर्ट डेफिनेशन इसकी। इंडेटेडनेस मतलब कर्ज में डूबा होना जनजातीय आबादी की सबसे मुश्किल समस्या है, जो ट्रेडिशनल साहूकारी के जरिए एक्सप्लॉयटेशन की तरफ ले जाती है। इसका कोई एग्जाम्पल? That's a trap. Let's get into the details. Introduction. क्रॉनिक इंडेटेडनेस लगभग सभी इंडियन ट्राइब्स के लिए एक कुचलने वाली सच्चाई है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। और इसका बैकग्राउंड, ये शुरू कैसे हुआ?
शुरू में ट्राइब्स सेल्फ सफिशिएंट थे, लेकिन बाहरी दुनिया के संपर्क में आने पर वो मनी इकोनॉमी के लिए तैयार नहीं थे, जिसका फायदा मनी लेंडर्स ने उठाया। इसका कोर लॉजिक क्या है? इतने कर्ज के कारण क्या हैं? कर्ज के 6 मुख्य कारण हैं। 1. जमीन या जंगलों पर अधिकारों का नुकसान। 2. खराब कृषि। 3. फाइनेंशियल इग्नोरेंस। 4. सामाजिक खर्च जैसे शादी या त्योहार। 5. एक फेटलिस्टिक एटीट्यूड। और 6. पंचायत के जुर्माने। और साहूकार कन्वीनियंट है, तुरंत पैसे देता है और कोई कागजी कार्यवाही नहीं करता। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट विनाशकारी है। बॉन्डेड लेबर, लैंड एलियनेशन, लड़कियों की बिक्री और पुरानी बीमारियां। यूपी के जॉनसर बावर के कोल्टा इसका एक दुखद उदाहरण है। लेकिन इसके लिए कानून तो होंगे ना? हाँ, संविधान की 5th शेड्यूल और कई राज्य कानूनों के बावजूद ये उपाय विफल रहे हैं क्योंकि पॉलिटिकल विल की कमी है और सरकारी क्रेडिट सिस्टम उनकी जरूरतों को पूरा नहीं करता। अच्छा, तो सरकारी क्रेडिट सिस्टम उनके लिए इतना इनफेक्टिव क्यों है? क्योंकि वो फॉर्मल है, स्लो है और सिर्फ प्रोटेक्टिव पर्पसेस जैसे खेती के लिए लोन देता है, जबकि एक आदिवासी को बेटी की शादी या अंतिम संस्कार जैसी सोशल नीड्स के लिए तुरंत पैसा चाहिए जो साहूकार देता है। सॉस में पालेमोड और ददान का जिक्र है, वो क्या है? ये एक्सप्लॉयटेशन के स्पेसिफिक सिस्टम्स हैं। महाराष्ट्र में पालेमोड में कटाई के समय 3-4 गुना राशि वापस करनी होती है। त्रिपुरा में ददान में लेंडर किसान की भविष्य की फसल को बहुत कम रेट पर पहले ही खरीद लेता है। और ये प्रोटेक्टिव कानून काम क्यों नहीं करते? मेनली ड्यू टू अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। साहूकारों और लोकल ऑफिशियल्स के बीच अक्सर मजबूत सांठगांठ होती है। इस तरह के जनरेशनल डेट का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है? इट इज कंप्लीटली क्रशिंग। लोग अपने भाग्य से समझौता कर लेते हैं और महसूस करते हैं कि जीवन में उनका कोई कंट्रोल नहीं है। तो इंडेटेडनेस के बारे में एक मुख्य बात क्या याद रखनी है? ये सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्सप्लॉयटेशन का एक सिस्टम है जो बॉन्डेड लेबर की तरफ ले जाता है। Okay, practice time. Practice this. Indebtedness is not just a financial issue, it's a system of exploitation fueled by the failure of formal credit systems. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इंडेटेडनेस शोषण का नंबर 1 साधन है जो पीढ़ियों के लिए गरीबी का एक निराशाजनक चक्र बनाता है। ठीक है, अगला टॉपिक इसी से ही जुड़ा हुआ है। टॉपिक 6, लैंड एलियनेशन। ब्रॉड माइक्रो थीम, द प्रोसेस ऑफ ट्राइबल्स लूजिंग द लैंड। शॉर्ट डेफिनेशन। वो प्रक्रिया जिससे आदिवासी अपनी जमीन खो देते हैं और वो जमीन गैर आदिवासियों को ट्रांसफर हो जाती है, अक्सर अवैध रूप से या धोखे से। इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स। हाँ, मध्य प्रदेश में कोरवा जनजाति और उत्तर प्रदेश में थारू और भोक्सा जनजातियों के साथ यही हुआ। साहूकारों ने उन्हें कर्ज दिए जिन्हें वो चुका नहीं सके और बस उनकी हजारों एकड़ जमीन ले ली जिसे आदिवासियों ने बड़ी मेहनत से खेती योग्य बनाया था। लेट्स डिस्कस दिस। इंट्रोडक्शन। लगभग 88% एसटीज कृषि में लगे हुए हैं। जमीन सिर्फ लाइवलीहुड का सोर्स नहीं, उनकी आइडेंटिटी है। बैकग्राउंड। नॉन ट्राइबल लोगों के आने से लैंड ग्रैबिंग एक पैदा हो गया, एक नाइटमेयर बन गया। कोर लॉजिक क्या है इसका? मुख्य कारण नकदी की पुरानी कमी है। साहूकार इसका फायदा उठाते हैं। दूसरे तरीके हैं 1. अदालतों का उपयोग करना। 2. तत्काल नकदी का लालच देना। 3. धोखे से गवाह बनाना। 4. नकली वॉलंटरी सरेंडर करवाना। अ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। वाइड स्प्रेड लैंडलेसनेस। गुजरात में एक सर्वे में पाया गया कि औसत जोत सिर्फ 5.32 एकड़ थी। इसको ठीक करने के प्रयास तो हुए होंगे। हाँ, हुए हैं, जैसे 1961 कमीशन की सिफारिशें, लेकिन उन्हें लागू करना बहुत मुश्किल रहा है। अच्छा, अदालतें उनके लिए एक समस्या क्यों है? क्योंकि लीगल प्रोसीडिंग्स उनकी समझ से बाहर हैं। वो भाषा और प्रक्रियाएं नहीं समझते, जिससे साहूकार आसानी से सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी समाधान क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि उनका अनुभव झकझोर देने वाला रहा है। वो भी सोशल नीड्स के लिए लोन नहीं देती। वो थारू और भोक्सा जनजातियों की कहानी क्या थी? उन्होंने मलेरियाग्रस्त तराई क्षेत्र को साफ करके खेती योग्य बनाया, लेकिन फिर उद्यमी पंजाबी शरणार्थी आए और उनकी अज्ञानता का फायदा उठाकर हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया। तो इंडेटेडनेस और लैंड एलिनेशन को जोड़ने वाला मेन मुद्दा क्या है? एक वायबल ऑल्टरनेटिव क्रेडिट सिस्टम की कमी। ये उन्हें हमेशा साहूकार के चंगुल में रखता है। जमीन का स्वैच्छिक समर्पण का क्या मतलब है? ये एक धोखा है जहां आदिवासी से कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया जाता है कि वे अपनी जमीन स्वेच्छा से दे रहे हैं, जबकि असल में उन पर दबाव डाला जाता है। Okay, now practicing. Land alienation is the systematic loss of tribal land due to debt, deceit, and a legal system they cannot navigate. मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, कर्ज और धोखे के कारण आदिवासी व्यवस्थित रूप से अपनी जमीनें खो रहे हैं और समाधान लागू करने में बहुत कठिन है। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक 7, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ब्रॉड माइक्रो थीम, एन एंशिएंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस कॉट बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्न एनवायरमेंटल कंसर्न्स। शॉर्ट डेफिनेशन इसकी। ये एक तरह की खेती है जिसमें जंगल के एक हिस्से को साफ करके और जलाकर खेती की जाती है। कुछ सालों बाद जब जमीन की उर्वरता कम हो जाती है तो उसे छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। इसे झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये बहुत कॉमन है, लेकिन फॉर एग्जांपल बाइगा जनजाति के लिए ये सिर्फ खेती नहीं है, ये उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा है। वो मानते हैं कि हल चलाना धरती माँ की छाती पर हल चलाने जैसा है, जो एक पाप है। ओह वाओ, लेट्स गेट इनटू दिस। इंट्रोडक्शन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इंडिया की जनजातियों की वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडस्प्रेड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है। बैकग्राउंड। आदिम काल से ये उनके जीवन का तरीका रहा है, लेकिन मॉडर्न फॉरेस्ट्री और एनवायरमेंटल पॉलिसीज इसे डिफॉरेस्टेशन का एक बड़ा कारण मानती हैं। कोर लॉजिक क्या है? दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स क्या हैं? देखिए, जनजातियों के लिए ये एक ट्रेडिशन है, उनकी कल्चर है, ये उनकी सोशल सेरेमनी से जुड़ा है। दूसरी तरफ एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं कि बढ़ती पॉपुलेशन के साथ फॉलो पेरिड यानी जमीन को आराम देने का समय कम हो गया है। इससे सॉइल इरोजन और डिफॉरेस्टेशन बढ़ रहा है। और इसका रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। सरकार ने इसे रोकने की बहुत कोशिश की है। लोगों को प्लेन्स में बसाने की कोशिश की गई, लेकिन ये ज्यादातर फेल हुआ है क्योंकि आप लोगों को उनकी जमीन और परंपरा से आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो कंक्लूजन ये है कि ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसका कोई आसान सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल, ये इकोनॉमी, एनवायरमेंट और कल्चर के बीच का एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट है। सो व्हाई डू बाइगा पीपल बिलीव शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज मोर रिस्पेक्टफुल देन प्लाउ कल्टीवेशन? उनके लिए धरती उनकी माँ है। प्लाउइंग यानी हल चलाना इज लाइक स्क्रैचिंग द ब्रेस्ट ऑफ देयर मदर अर्थ।
झूम कल्टीवेशन उनके हिसाब से इज अ मोर जेंटल एंड रेस्पेक्टफुल वे टू आस्क फॉर फूड. What are the two biggest arguments against shifting cultivation from a modern perspective? The two biggest arguments are, one, it leads to massive deforestation, and two, it causes severe soil erosion, which makes the land infertile in the long run. Have government efforts to stop it been successful? Mostly no, because these efforts often fail to provide a viable and culturally acceptable alternative. They try to impose a solution from the outside, which rarely works. How is this practice linked to a tribe's identity? For many tribes, it's not just farming, it's a complete way of life. Their festivals, their social calendar, their entire community rhythm revolves around the cycles of June. So what's the key takeaway here? The key takeaway is that shifting cultivation is a classic example of a conflict between traditional ecological wisdom and modern conservation policies. A middle path is needed. Great. Let's practice. Practicing shifting cultivation represents a deep conflict between cultural identity and modern environmental policy. Mini recap. In short, shifting cultivation पर्यावरण और परंपरा के बीच भासी एक प्राचीन कृषि पद्धति है. अब आते हैं एक और बड़े मुद्दे पर. Topic 8. Poverty. Broad micro theme. The crushing weight of poverty and its deep-rooted causes. Short definition is key. Poverty in tribal communities isn't just a lack of money. It's a multi-dimensional problem that includes lack of access to land, resources, education and health. Real life example. उड़ीसा के कालाहंडी रीजन को सोचिए. वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की भरमार है, लेकिन वहाँ के ट्राइबल लोग इंडिया के सबसे गरीब लोगों में से हैं. ये एक पैराडॉक्स है. Living on rich land but in extreme poverty. Let's discuss this. Introduction. Poverty is perhaps the most visible and debilitating problem faced by almost all tribal communities in India. Background. इसका बैकग्राउंड वही है. लॉस ऑफ लैंड, लॉस ऑफ एक्सेस टू फॉरेस्ट्स एंड एक्सप्लॉइटेशन बाय आउटसाइडर्स. उनकी ट्रेडिशनल इकोनॉमी टूट गई और मॉडर्न इकोनॉमी में उन्हें जगह नहीं मिली. Core logic क्या है? What are the main drivers of this poverty? एक तो लैंड एलियनेशन, जिसके बारे में हमने बात की. दूसरा, उन्हें फॉरेस्ट से मिलने वाले रिसोर्सेज जैसे लकड़ी, फल, जड़ी बूटियां, उन पर उनका अधिकार छीन लिया गया है. और तीसरा, उनके पास मॉडर्न स्किल्स नहीं है तो उन्हें सिर्फ लो पेइंग मैनुअल लेबर मिलता है. Real world impact. The impact is devastating. Malnutrition, poor health, low life expectancy, and a constant state of vulnerability. It's a cycle that's very hard to break. तो इसका conclusion क्या है? The conclusion is that tribal poverty is a structural problem. It's not because they are lazy or incapable. It's because the system has systematically deprived them of their resources and opportunities. So is their poverty just about lack of cash? No, not at all. It's a poverty of opportunity. आदिवासीज अक्सर उन इलाकों में रहते हैं जहां roads, schools, hospitals नहीं है. So it's an isolation that creates and perpetuates poverty. How is loss of forest rights related to their poverty? For centuries, the forest was their bank, their supermarket, their hospital. जब फॉरेस्ट एक्ट ने उन्हें वहां से निकाल दिया या उनके राइट्स को लिमिट कर दिया तो उनकी पूरी इकोनॉमिक बेस ही खत्म हो गई. Why don't government poverty alleviation schemes work well for them? अक्सर इन स्कीम्स को डिजाइन करने वाले लोग उनकी स्पेसिफिक नीड्स और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते. फॉर एग्जांपल, एक स्कीम जो कैश ट्रांसफर पर बेस्ड है शायद वहां काम ना करे जहां लोकल मार्केट्स ही ना हो. प्लस करप्शन एक बहुत बड़ा इशू है. Is this poverty a recent phenomenon for them? In its current extreme form, yes. Traditionally, they weren't rich in terms of money, but they were self-sufficient. They had food security. Modern contact has turned their self-sufficiency into desperate poverty. What's the main thing to remember about tribal poverty? Remember that it's a man-made problem, not a natural state. It's a direct result of resource alienation and exploitation. Okay, time to practice. Practice saying, tribal poverty is a structural issue caused by resource alienation, not a personal failing. Mini recap. In short, गरीबी उनकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है, जिसके कारण systematic है. All right, that naturally leads to our next topic. Topic 9, employment. Broad micro theme. The struggle for dignified work in a changing world. Short definition. For tribals, employment issues are about the shift from a self-sufficient, nature-based economy to a wage-based economy where they are at the bottom of the ladder. Can you give a real life example? देखिए, झारखंड के माइंस में काम करने वाले ज्यादातर वर्कर्स ट्राइबल कम्युनिटी से होते हैं. उनकी जमीन पर माइन बनी, लेकिन उन्हें वहां सिर्फ सबसे खतरनाक और सबसे कम सैलरी वाला काम मिलता है, जबकि मैनेजमेंट पोजीशंस पर सब भारी लोग होते हैं. Let's get into it. Introduction. Employment, or rather unemployment and underemployment, is a direct consequence of the breakdown of their traditional economy. Background. Traditionally, everyone was employed in the community's economy. Farming, hunting, gathering. There was no concept of unemployment. The money economy created this problem. Core logic. What kind of jobs do they get? Because of low education levels and lack of modern skills, they are mostly absorbed into the unorganized sector. So, construction labor, mine workers, brick kiln workers, or agricultural labor on other people's farms. These jobs are low-paying, insecure, and often exploitative. Real-world impact. The impact is a life of uncertainty and indignity. They have no job security, no benefits like Provident Fund or health insurance. They're also highly vulnerable to exploitation by contractors. So the conclusion is that while they have been forced to join the modern workforce, they have been relegated to its most vulnerable and exploited segments. Why aren't they able to get better skilled jobs? But the primary reason is the lack of relevant education and vocational training. The education system, as we'll discuss, is failing them. So they don't have the qualifications for better jobs. What is underemployment in their context? Underemployment का मतलब है कि उनके पास साल के कुछ महीने काम होता है, जैसे फार्मिंग सीजन में. बाकी साल वो बेकार रहते हैं. It's not full-time unemployment, but it's not enough to sustain a family. How does their lack of organization affect their employment? Because they are in the unorganized sector, they don't have unions or collective bargaining power. A single worker cannot negotiate for better wages or working conditions. This makes them easy to exploit. Does reservation policy in government jobs help? It does, but only to a limited extent. The number of government jobs is very small, and to even be eligible, you need a certain level of education, which many tribal children don't get. So the benefits reach a very small fraction of the population. What's the key takeaway on employment? That their integration into the modern economy has been on very unequal terms, leading to a new form of economic vulnerability through
insecure and low-paid labor. Let's practice. Practicing, tribal employment is characterized by a shift to the unorganized sector, leading to underemployment and exploitation. Mini recap. In short, systemic failures उनकी प्रगति में बाधा डालते हैं, especially in getting dignified employment. अब बात करते हैं एक बहुत ही crucial topic की, topic 10, health. Broad micro theme: the crisis of health and disease in tribal communities. Short definition. Real-life health is not just about the absence of disease. It's a complex issue involving malnutrition, lack of access to healthcare, traditional beliefs, and the psychological stress of cultural disruption. Real life example. The sickle cell anemia gene is very common in many tribal populations in central India. It's a genetic adaptation to malaria, but it also causes a painful and debilitating disease. Modern healthcare has been very slow to reach them with screening and treatment for the specific problem. Okay, let's discuss. Introduction. The health status of tribal communities in India is a matter of serious concern. They lag behind the general population on almost every health indicator. Background. Traditionally, they had their own systems of medicine using forest herbs and shamans. While these had their limits, they were integrated with their culture. The problem began when their environment was destroyed and modern medicine failed to reach them effectively. Core logic. What are the main health problems? One is malnutrition, which is rampant. This makes them vulnerable to diseases like tuberculosis. 2. Lack of clean drinking water leads to waterborne diseases like cholera and diarrhea. 3. They are exposed to new diseases from outsiders for which they have no immunity. And 4. Mental health issues like depression and alcoholism are rising due to the stress of displacement and poverty. Real-world impact. The impact is high infant and maternal mortality rates, low life expectancy, and a general state of poor health that reduces their capacity to work and improve their lives. It's a vicious cycle. So the conclusion is that it's a multifaceted crisis. Exactly. It's a crisis caused by a combination of poverty, ecological disruption, and a healthcare system that is inaccessible and culturally insensitive. Why is there a cultural gap between doctors and tribal patients? A tribal person might believe a disease is caused by an angry spirit. The doctor talks about bacteria and viruses. There's a fundamental difference in their worldview. Doctors often don't have the time or training to bridge this gap, so the patient doesn't trust them. How does malnutrition affect their health so severely? Malnutrition in childhood can lead to stunting, which is irreversible. It weakens the immune system for life. A malnourished adult cannot do hard physical labor, which is often the only work available to them. It traps them in poverty. Why isn't modern medical care accessible to them? 2 main reasons. 1. Physical accessibility. Primary health centers are often miles away with no public transport. 2. Economic accessibility. Even in government hospitals, there are costs for medicines and travel which they cannot afford. You mentioned mental health. Why is that becoming a bigger issue? Imagine losing your home, your land, your way of life, and your sense of identity all at once. The psychological trauma is immense. This leads to high rates of alcoholism, despair, and depression, which are often ignored by the healthcare system. What's the key takeaway on health? That tribal health cannot be improved just by building hospitals. It requires a holistic approach that addresses nutrition, clean water, cultural beliefs, and the root causes of their poverty and stress. Time to practice. Practicing tribal health is a complex crisis stemming from malnutrition, ecological change, and a culturally disconnected healthcare system. Many recap. In short, a holistic approach is needed to address the deep-rooted health issues in tribal communities. Ab let's touch upon a related, sensitive topic. Topic 11. Drinking. Broad microtheme: the role of alcohol from cultural tradition to social problem. Short definition. In many tribal cultures, traditional liquor is a part of social and religious rituals. However, the introduction of commercially produced strong alcohol has turned this tradition into a serious problem of addiction and exploitation. Real-life example. Many tribal communities brew a mild rice beer or mahua liquor which is consumed during festivals and social gatherings. It has nutritional value and is part of their culture. But then, liquor contractors from outside introduce cheap, strong, and often illicit distilled liquor, which leads to addiction and drains their income. Okay, let's get into it. Introduction. Drinking is a very complex issue in the tribal context. It's not a simple matter of a bad habit. Background. The background is cultural. Traditional brews were a part of the social fabric. They were used in religious ceremonies, to welcome guests, and during community feasts. It wasn't a solitary, addictive behavior. Core logic. How did it become a problem? The problem started with the outsiders. First, forest laws made it difficult for them to get the ingredients for their traditional drinks. Second, liquor contractors, often in league with moneylenders, promoted cheap, highly addictive modern liquor. They used it as a tool to get tribals into debt. Real-world impact. The impact has been devastating. It leads to health problems like liver disease. It drains the family's meager income. It's a major cause of domestic violence and family breakdown, and it keeps them trapped in the cycle of debt and poverty. Conclusion. The conclusion is that a cultural practice has been weaponized against them. The shift from traditional, community-based drinking to modern, commercialized alcoholism is a symptom of their social disintegration. So, is all drinking bad in their culture? Not traditionally. The traditional drinks were often low in alcohol content and consumed in a social context, which regulated the intake. The problem is the shift to solitary, addictive drinking of hard liquor. How do liquor contractors exploit them? They often sell liquor on credit. When the tribal person can't pay, the debt is added to their account with the moneylender, often the same person. It's a deliberate strategy to keep them indebted. Why has alcoholism increased with modernization? As we discussed under health, the psychological stress of losing their identity and livelihood is immense. For many, alcohol becomes a way to cope with this hopelessness and despair. Do women also face this problem? While men are more likely to be addicted, women bear the brunt of it. They are victims of domestic violence, and they have to manage the household with whatever little money is left after the man spends it on alcohol. What's the key takeaway about drinking? That is crucial to distinguish between a cultural practice and a social problem created by external commercial interests and social stress. Okay, let's practice. Practicing, in the tribal context,
A cultural tradition of social drinking has been transformed into a problem of addiction by commercial exploitation. Mini recap. In short, drinking has shifted from a cultural norm to a tool of exploitation. Now, let's talk about where they live. Topic 12. Housing. Broad microtheme. The challenge of providing culturally appropriate and adequate housing. Short definition. Tribal housing is not just about four walls and a roof. It's about a design and material that is adapted to their environment, climate, and social life. Government housing schemes often fail because they ignore this. Real life example. A tribal house in a forest area might be built on stilts using bamboo and wood to protect from animals and dampness. A government scheme might give them a concrete box on the ground, which is hot in summer, cold in winter, and doesn't fit their lifestyle of keeping small animals or storing grains. Let's discuss this. Introduction. Housing is a basic human need. But for tribal communities, the problem is not just lack of houses, but the lack of appropriate houses. Background. Traditionally, they built their own houses using locally available materials like wood, bamboo, mud, and leaves. These houses were cheap, well-ventilated, and suited to the local climate. Core logic. Why do government schemes fail? Government housing schemes, like the Indira Awas Yojana, often have a one-size-fits-all approach. They provide a standardized design and a fixed amount of money. This design is often culturally and environmentally inappropriate. The money is often not enough or gets siphoned off by corruption. Real-world impact. The impact is that many of these government-built houses are either not used or they are modified by the tribals at extra cost. In many places, they live in dilapidated, unhygienic conditions which contributes to their poor health. Conclusion. The conclusion is that a top-down approach to housing doesn't work. The solution lies in empowering communities to build their own houses using their traditional knowledge, but with support for better, more durable materials. What's wrong with a concrete house? Isn't it stronger? It's stronger, but it's not always better. It's a poor insulator, making it very hot or very cold. It doesn't breathe like a mud house, leading to dampness. And it separates them from their traditional building skills and materials. How is their social life connected to their house design? Many tribal houses have large verandas for social gatherings. The kitchen might be separate. There might be specific spaces for their deities or for storing agricultural tools. A standard two-room concrete block doesn't account for any of this. Does displacement affect their housing? Massively. When they are displaced for a dam or a mine, they are often moved into uniform, barrack-like resettlement colonies. This destroys their community layout and social structure. They move from a spacious, self-built home to a cramped, alienating box. Is the problem just about the house itself? No, it's also about the surroundings. Their traditional settlements often have common spaces, sacred groves, and are designed in harmony with the landscape. A government colony is just a grid of houses. What's the key takeaway on housing? That effective tribal housing policy must respect traditional wisdom and be participatory, rather than imposing a uniform, external model. Time to practice. Practicing effective tribal housing must be culturally appropriate and environmentally sustainable, not just a standardized concrete structure. Mini recap. In short, housing solutions must be participatory and respect traditional knowledge. Okay, this is a big one. Topic 13. Education. Broad microtheme. The failure of the formal education system to reach tribal children. Short definition. The problem with tribal education is not just about building schools. It's about overcoming barriers of language, poverty, cultural relevance, and discrimination that keep tribal children out of the classroom or cause them to drop out. Real life example. A Gond child in a village in Chhattisgarh goes to a government school. The teacher is a non-tribal who only speaks Hindi. The textbooks are in Hindi and talk about cities, cars, and malls, things the child has never seen. The child feels alienated and doesn't understand anything. Soon, she stops going to school. That's a powerful example. Let's discuss it. Introduction. Despite decades of government programs, the literacy rate among tribal communities, especially women, is still shockingly low. Education remains one of the biggest failures in tribal development. Background. Traditionally, education was informal, passed down through stories, songs, and practical skills. The formal classroom-based system is a completely alien concept. Core logic. Why is the system failing? There are four main reasons. 1. The language barrier. Instruction is not in their mother tongue. 2. The curriculum is irrelevant to their lives. 3. Poverty. Parents can't afford to send their children to school. They need them to work. And 4. Discrimination. Tribal children often face prejudice from teachers and other students. Real-world impact. The impact is a massive dropout rate, especially after primary school. This lack of education traps them in a cycle of poverty and unskilled labor, preventing them from accessing better opportunities or fighting for their rights. So, the conclusion is? The conclusion is that the current education system is not designed for them. It's designed to assimilate them, and it's failing at even that. A radical reimagining is needed. Verya Elvin said, sending a child to school is a matter of economics for a poor tribal family. What did he mean? He meant that for a family living on the edge of starvation, a child is not just a child. They are two working hands. Sending them to school means losing the income or the help they provide in gathering firewood or grazing goats. The economic cost is too high. What is the problem with teachers in tribal areas? Many teachers are non-tribals who see a posting in a tribal area as a punishment. They're often absent. They don't understand the local culture and language, and many hold prejudices against tribal children, which affects their teaching. How can the curriculum be made more relevant? It could include their folk tales, their history, their knowledge of the forest and herbs. It could teach them skills that are useful in their context, alongside modern subjects. The idea is to build on their world, not replace it. What about higher education? Very, very few tribal students make it to higher education. For those who do, they often face a severe cultural shock and discrimination in cities and universities. It can be a very isolating experience. What is the key takeaway on education? That for education to succeed in tribal areas, it must be multilingual, culturally relevant, and address the economic barriers that keep children out of school. Let's practice. Practice saying,
Tribal education fails due to language barriers, an irrelevant curriculum, and the economic burden of schooling. Mini recap. In short, the formal education system has systematically failed to cater to the needs of tribal children. Moving on, topic 14. Communication. Broad micro theme, the double-edged sword of physical and digital connectivity. Short definition. The problem of communication for tribals is a paradox. Their physical isolation is ending due to roads, which brings exploitation, and their digital isolation continues as they're left out of the information revolution. Can you give a real-life example? A new road is built to a remote tribal village. This is celebrated as development. But the first people to use the road are timber merchants and moneylenders who exploit the villages. Meanwhile, the village has no mobile network, so they can't access information about market prices or government schemes. That's a perfect example. Let's discuss it. Introduction. Communication is often seen as the panacea for all development problems, but in the tribal context, its impact has been very mixed. Background. For centuries, their isolation was their protection. They had their own communication networks between villages. The arrival of modern transport and communication was sudden and disruptive. Core logic. What are the pros and cons of new roads? The pros are that they can now access markets, hospitals, and schools more easily. The cons are that these same roads bring exploiters right to their doorstep. As we discussed in the beginning, roads were the primary driver of the tribal problem. Real-world impact on the digital side. While the rest of India is going through a digital revolution, most tribal areas are communication dark zones. They lack mobile connectivity and internet access. This digital divide further marginalizes them. They can't access online education, digital payments, or vital information. So the conclusion is, The conclusion is that communication infrastructure must be planned carefully. It's not enough to just build a road or a tower. It needs to be accompanied by measures to protect the community from exploitation and empower them to use the new technology for their benefit. so are roads fundamentally good or bad for them? They are a tool. A tool can be used for good or bad. A road can bring a doctor, but it can also bring a liquor seller. The outcome depends on who controls the access and for what purpose. How does the lack of digital communication hurt them in today's world? It's a huge disadvantage. They can't check the market price for their forest produce, so traders cheat them. They can't access information about their rights under laws like the Forest Rights Act. They can't benefit from government schemes that are increasingly moving online. Does media representation play a role in communication? Yes, a big one. The mainstream media either ignores tribal issues or portrays them in stereotypes as exotic, primitive, or violent. This creates a communication gap with the rest of the country and perpetuates prejudice. Are there any positive examples of communication helping them? Yes, in some places, community radio stations run by tribals in their own language have been very successful. They share important information, preserve their culture, and give the community a voice. What's the key takeaway on communication? That communication is not neutral. Its impact depends on the social and economic power structures. Without empowerment, increased connectivity can lead to increased exploitation. Let's practice. Practice saying, for tribal communities, physical communication has often brought exploitation, while digital communication has left them behind. Mini recap. In short, communication is a double-edged sword that needs careful and empowering implementation. Now for another huge, transformative force. Topic 15. Industrialization and urbanization. Broad micro theme. Development for the nation, displacement for the tribals. Short definition. Industrialization and urbanization in India have largely happened at the cost of tribal communities who live on lands rich in mineral resources, leading to their mass displacement and dispossession. Real-life example. The building of the Sardar Sarovar Dam on the Narmada River. It was projected as a lifeline for Gujarat, providing water and electricity. But it submerged hundreds of villages and displaced hundreds of thousands of tribal people whose lives and livelihoods were destroyed. Let's get into this. There is a cruel irony here. The most resource-rich regions of India are home to its poorest people. Industrialization has extracted this wealth but has impoverished the original inhabitants. Background. After independence, India adopted a model of heavy industrialization focused on building dams, mines, and steel plants. Coincidentally, most of the coal, iron ore, and other minerals were in the tribal heartland of central and eastern India. Core logic. What is the process of displacement? A large project, a mine, a dam, a factory, is planned. The government acquires the land using the principle of eminent domain, which means it can take private land for public purpose. The tribals who have lived there for generations but often lack formal land titles are forced to leave. Real-world impact. The impact is what sociologists call development-induced displacement. They are given some cash compensation, which is often inadequate and quickly spent. They lose their land, their forests, their community, and their culture. They become ecological refugees in their own country, forced to move to slums in nearby towns. And the conclusion is? The conclusion is that this model of development has been a story of internal colonialism, where the resources of tribal lands are used for national growth, while the tribals themselves are sacrificed at the altar of development. What is public purpose? Is displacing a community a valid public purpose? That's the million-dollar question. The government argues that a dam that provides electricity to millions serves a public purpose. Activists argue that destroying the lives of thousands for this is a violation of their human rights, and the public in public purpose doesn't seem to include the tribals. Is the cash compensation they receive fair? Rarely. First, it's hard to put a price on a way of life. How do you compensate for a secret mountain or a river they worship? Second, the cash amount is often based on outdated land records and is not enough to buy equivalent land elsewhere. And they often lack the financial literacy to manage a large sum of money. Do they get jobs in the new industries? This is often promised, but rarely delivered. The jobs created are mostly skilled or semi-skilled, for which the displaced tribals are not qualified. They might get temporary low-wage construction jobs, but that's it. How does urbanization affect them? When they're displaced, many are forced to migrate to nearby industrial towns or cities. They end up in slums, living in terrible conditions, and working in the unorganized sector.
They face discrimination and a complete loss of their social support system. What's the key takeaway on industrialization? That for industrialization to be just, the definition of development must change. It must be people-centric, not just production-centric. And the rights of the local communities must be protected. Let's practice. Practicing. For tribals, national development through industrialization has often meant personal displacement and impoverishment. Mini recap. In short, industrialization has been a zero-sum game, where the nation's gain has been the tribal's loss. That leads directly to our next topic, topic 16, migration. Broad micro theme. The forced journey from home to vulnerability. Short definition. Tribal migration is rarely a choice. It's a distress-driven movement forced by poverty, land alienation, and displacement, which pushes them into exploitative labor markets in other parts of the country. It is often a trap that deepens their poverty and exposes them to new forms of exploitation. What's the difference between push out and pulled into factors? Push-out factors are the negative conditions at home that force you to leave, like having no food or land. Pulled into factors are the positive attractions of the destination, like a great job offer. In tribal migration, the push factors are overwhelming. How does this migration affect their cultural identity? It shatters it. When they're scattered in different cities, they lose touch with their community, their language, their festivals, and their traditions. Their children grow up in a cultural vacuum. Are they able to send money back home? Some do, but often the amount is very small because their own living and working conditions are so poor. The contractors often deduct money for food, lodging, and past debts, leaving them with very little. Is this migration seasonal or permanent? It's often both. Some migrate seasonally, for a few months after the harvest. But increasingly, as their land base disappears completely, it's becoming a permanent move. What's the key takeaway on migration? That tribal migration is a sign of distress, not progress. It's a journey from one kind of poverty to another, marked by exploitation and cultural loss. Time to practice. Practice saying. Tribal migration is a distress-driven journey from the loss of traditional livelihood to exploitation in the unorganized labor market. Mini recap. In short, migration is a painful symptom of the deep-rooted economic crisis in tribal areas. We now come to the final and perhaps the most tragic topic. Topic 17. Depopulation. Broad micro theme. The silent extinction of ancient communities. Short definition. While the overall tribal population of India is growing, several smaller, more isolated tribes are facing a decline in their numbers and are on the verge of extinction, leading to an irreversible loss of human culture and knowledge. Real-life example. The great Andamanese people of the Andaman Islands. A century ago, their population was over 5,000. Today, it is barely 50. New diseases brought by outsiders, loss of their territory, and cultural shock have almost wiped them out. My God, let's discuss this. Introduction. Depopulation is the ultimate irreversible tragedy. It's not just about poverty or exploitation. It's about the end of a people's history. Background. This problem is most acute among the particularly vulnerable tribal groups, PVTGs, especially those in the Andaman and Nicobar Islands like the Onge and Jarawa, and some small tribes in other parts of India. Core logic. What causes this decline in population? There are three main reasons. 1. New diseases. Contact with outsiders exposed them to diseases like measles or influenza, to which they had no immunity and which proved fatal. 2. A sudden and traumatic change in their diet and lifestyle due to the destruction of their environment. And 3. The psychological shock and loss of the will to live that comes from seeing your entire world collapse. Real-world impact. The impact is the disappearance of entire languages, cultures, and unique worldviews. Each time a tribe goes extinct, a part of humanity's collective heritage is lost forever. And the conclusion is? The conclusion is that this is a crisis that requires urgent and sensitive intervention. It's a race against time to save these ancient cultures from disappearing completely. What is the main paradox of depopulation mentioned in the text? The paradox is that while large tribes like the Santals and Gonds are growing in number, creating an overall picture of population growth, these smaller, more vulnerable groups are quietly dying out. The overall statistic hides this tragic reality. Why are diseases from outsiders so deadly for them? Because of centuries of isolation, their immune systems are not adapted to common pathogens from the outside world. A common cold for us could be a deadly pneumonia for them. What does loss of the will to live mean? It's a deep psychological state of despair and hopelessness. When a community feels that their culture has no future and their way of life is over, it can lead to a decline in fertility rates and a general apathy towards survival. Are government efforts to save them working? Only accelerates the cultural and psychological shock. A policy of protected isolation with sensitive medical support is often advocated but difficult to implement. What's the key takeaway on depopulation? That the survival of these vulnerable tribes is a measure of our society's humanity. Their extinction is not just their tragedy, it's a loss for all of humankind. Let's practice. Practice saying. Depopulation is the silent extinction of vulnerable tribes and irreversible loss of human cultural diversity. Mini recap. In short, depopulation is the tragic final chapter in the story of some of India's most ancient communities. वाओ, क्या सफर था। तो आज हमने देखा कि ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया कितनी सारी एक दूसरे से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रही हैं। चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं। हमारा ब्रॉड थीम था मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल इंडिया एंड अप्रोचेस टू सॉल्व देम। हाँ, हमने 3 मेन अप्रोचेस से शुरुआत की। आइसोलेशन, उन्हें अलग रखने की नीति। असिमिलेशन, उन्हें मुख्य धारा में घोलने की कोशिश। इंटीग्रेशन, विविधता में एकता का मध्यम मार्ग, जो इंडिया की ऑफिशियल पॉलिसी बनी। फिर हमने बड़ी समस्याओं में डीप डाइव किया। इनडेटेडनेस एंड लैंड एलियनेशन, शोषण का दुष्चक्र जो उन्हें उनकी जमीन से बेदखल कर देता है। शिफ्टिंग कल्टिवेशन,
पर्यावरण और परंपरा के बीच फंसी एक प्राचीन कृषि पद्धति, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन, जहां सिस्टमैटिक फेलियर्स उनकी प्रगति में बाधा डालते हैं। और अंत में हमने कम्युनिकेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की डबल एज स्वॉर्ड, माइग्रेशन के दर्द और डीपॉपुलेशन की दुखद सच्चाई को समझा। वाह, क्या सफर था। अब सुनने वालों के लिए कुछ फूड फॉर थॉट। ये रहे आपके कंटेंट प्रूफ्स। 1. क्या आप असिमिलेशन और इंटीग्रेशन के बीच के अंतर को सैलेड बोल वर्सेस स्मूदी एनालॉजी का उपयोग करके समझा सकते हैं? 2. वे 3 मुख्य कारण क्या हैं जिनकी वजह से एक ट्रेडिशनल साहूकार एक आदिवासी व्यक्ति के लिए सरकारी बैंक से ज्यादा आकर्षक होता है? 3. बाइगा लोग क्यों मानते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन हल से खेती करने की तुलना में ज्यादा सम्मानजनक प्रथा है? 4. आदिवासी क्षेत्रों में फॉर्मल एजुकेशन की विफलता के 2 सबसे बड़े कारण, एक इकोनॉमिक और एक सोशल। 5. पुश आउट और पुल्ड इनटू कारकों की अवधारणा को एक वास्तविक उदाहरण का उपयोग करके समझाएं। 6. टेक्स्ट में उल्लेखित डीपॉपुलेशन का बड़ा विरोधाभास क्या है? और अब आपके लिए एक सिंपल चैलेंज। आज हमने जिन समस्याओं पर चर्चा की उनमें से किसी एक को चुनें। मान लीजिए हेल्थ या एजुकेशन। कल्पना कीजिए कि आप एक डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं। एक मंत्री को 2 मिनट की योजना प्रस्तुत करने का अभ्यास करें कि आप हमारे डिस्कशन से मिली इनसाइट्स का उपयोग करके अपने जिले में उस समस्या से निपटना कैसे शुरू करेंगे। बहुत बढ़िया। अगर आपको ये गहरा विश्लेषण पसंद आया तो आप जानते हैं कि क्या करना है। अभी सब्सक्राइब करें, आज के चैलेंज पर अपने विचारों के साथ नीचे कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। मिलते हैं अगली बार एक और गहरी पड़ताल के साथ। तब तक सोचते रहिए, सीखते रहिए।